Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the electromotive force which maintains the continuous current in a electric circuit. And now in this topic, we shall discuss about Ohm's law. Dear students, as you already study the Ohm's law in the class 10th, okay, it is an experiment based law given by Ohm's, okay, and according to Ohm's law, the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor whenever temperature and other physical quantities or situations remains constant. Means the current in a conductor is directly proportional to potential difference if the surrounding conditions remains same. Okay, it means whenever you increase the potential difference, the current also increases. Okay, and according to this statement, V is directly proportional to I. It means electric current is directly proportional to the applied potential difference across the ends of conductor. Okay, and after removing, यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख लेंगे ओम्स लॉ का, या तो वीडियो को पास करके लिख लेंगे, नहीं तो आपके बुक्स में दिए ही होंगे. बहुत ही आसान है इसका डेफिनेशन, फिर से एक बार सुन लीजिए. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference applied across the ends of the conductor. The physical conditions like temperature and other things remains unchanged, and according to this statement we can write V is directly proportional to I, and if we remove the proportionality sign and use a constant R, it means V is equals to R into I, where R is proportionality constant okay, called resistance of the conductor. रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ये हमारा रेजिस्टेंस एक नया वर्ड आ गया. रेजिस्टेंस का मतलब आप जानते ही हैं, ऑब्स्टेकल होता है, अवरोध जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में. तो रेजिस्टेंस जो है वो एक तरह का ऑब्स्टेकल है किसके पाथ में, करंट के पाथ में. नहीं, अगर ये कम हो जाए, फ्यू रह जाए, बहुत मिनिमम हो जाए, तो V जो है वो I के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो फिर जितना आप जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे ही करंट डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट और ये रहा. अब यहाँ से एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया कि ये R क्या है. तो R को हमने रेजिस्टेंस कहा, अगर इसको हम सब्जेक्ट करते हैं तो R जो है वो V अपान क्या होता है, I होगा. वोल्टेज और करंट के रेशियो के बराबर होगा. ठीक है ना. अब वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, चूंकि R एक क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. इसलिए जब भी किसी सिंगल कंडक्टर के लिए, किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए वोल्टेज और करंट का अगर हम ग्राफ प्लाट करें, ठीक है ना, वोल्टेज और करंट का हम ग्राफ प्लाट करें, यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस ले लें और यहाँ पर I करंट ले लें हम, तो इसका जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है. मतलब V और I का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू मिलेगा. तो जैसे जितना ये बढ़ेगा ना उतना ही इधर भी बढ़ जाएगा. तो आप पॉइंट्स ड्रॉ करोगे तो दोनों के दोनों क्या मिलेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर मिलेंगे. चाहे जितने आप V और I के रेशियो ले लें, जैसे V को बढ़ाएंगे I में जो वैल्यू मिलेगा, जब उसको हम प्लाट करेंगे तो हमारा क्या होता है, ये V और I का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट आता है. ओके. अब जो है हम यहाँ पर ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम कैसे ओम्स ने वेरीफाई किया ये देख लेते हैं. तो ओम ने क्या किया, एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट लिया जिसमें कोई अप्लायंस या रेजिस्टेंस वायर था.
इसके पैरेलल उन्होंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। और फिर इसको जो है एक रिहोस्टेट के थ्रू, एक रिहोस्टेट के थ्रू सेल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर यूज कर लिया एक अमीटर। ठीक है ना, ये बैटरी है V, ये रिहोस्टेट है RH से रिप्रेजेंट किया जाता है, एमीटर को A से, वोल्ट मीटर को B से, रेजिस्टेंस वायर को R से। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है सर्किट डायग्राम है। अब ओम ने किया क्या, बैटरी तो कनेक्टेड है पर रिहोस्टेट जान लीजिए क्या करता है। रिहोस्टेट एक रेजिस्टेंस वायर होता है जिसके ऊपर एक स्लाइडर लगा होता है, मतलब हम इसको इधर उधर स्लाइड कर सकते हैं। तो जैसे इधर की तरफ ले आएंगे तो यहाँ से चार्ज आएगा, सीधे यहीं से निकल जाएगा ऊपर। मान लीजिए ये यहाँ ना कनेक्ट हो करके यहीं कनेक्टेड हो, तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये स्मूथली चार्ज चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो इसमें कर वोल्टेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा वोल्टेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा यहाँ पर। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, वोल्टेज बढ़ा के और करंट का वैल्यू हम A से नोट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने यहाँ बढ़ाया तो वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज जब बढ़ेगा तो एमीटर में कितना बदलाव हुआ उसको हम नोट कर लेते हैं। एक टेबल बना लेते हैं, वोल्ट मीटर रीडिंग और अमीटर रीडिंग V, और यहाँ पर I। यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करते जाते हैं V की, और यहाँ पर करंट की। वोल्ट रियोस्टेट से बढ़ा के वोल्ट मीटर नोट कर लेते हैं, और करंट में जितना मिलता है वो नोट करते जाते हैं। फिर V और I में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एकदम क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये हमारा ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम है। दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहले आप ओम्स लॉ लिखोगे, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, यहाँ से रेजिस्टेंस, V और I के बीच ग्राफ, और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम भी बहुत ज़रूरी है ओम्स लॉ का। आपसे प्रैक्टिकल में जो है ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है आपको प्रैक्टिकल के दौरान। जब भी स्कूल खुलेगा तो प्रैक्टिकल होगा, उसमें ओम्स लॉ कराया जाएगा। अब जो है हमें नेक्स्ट जो है देखना है कि जो रेजिस्टेंस है आखिर वो क्या होता है, उसको डिफाइंड करना है। रेजिस्टेंस, जैसा कि अभी मैंने बताया था, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट। रेजिस्टेंस वो फैक्टर है जो करंट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, फ्लो करने के लिए रोकता है, उसके फ्लो के पाथ में अवरोध है ये रेजिस्टेंस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो R = V/I होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास रेजिस्टेंस के भी दो, एक मीनिंग है और दूसरा डेफिनेशन है। मीनिंग क्या है, तो मीनिंग ये है, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में ये ऑब्स्टेकल है। पर इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन का मतलब जिससे हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी पता चले, तो यहाँ पर लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज the ratio of potential difference to the current flowing through the conductor। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है ना, किसी कंडक्टर के हिल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो होने वाले करंट के रेशियो के इक्वल होता है। अब बात आती है कि इसके यूनिट की, तो रेजिस्टेंस का यूनिट वैसे तो होना चाहिए वोल्ट पर एम्पियर, पर इसका SI यूनिट जो है ओम के नाम पर ही ओम रखा गया। यहाँ पर हम लिखेंगे इट्स SI यूनिट इज ओम, OHM लिखते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो ओमेगा होता है, ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक लेटर है ओमेगा।
ठीक है, ओम का सिंबल है, ऐसे ही ओम को रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक ना। अगर हम ओम को डिफाइन करना चाहें, डिफाइंड 1 ओम, तो आपको पता है इफ सिंस R equals to V upon I, if V is equals to 1 volt, V 1 volt हो and I equals to 1 ampere हो, then क्या मिलेगा हमें, R equals to 1 ओम मिल जाएगा, ठीक है ना। अरे V की वैल्यू 1 रखोगे 1 रखोगे तो ये कट के 1 ही आएगा R की वैल्यू। तो यहीं से हम डिफाइन कर लेते हैं, इफ 1 volt of potential difference across the ends of conductor constitutes a current of 1 ampere through the conductor, then the resistance of that wire is said to be 1 ohm. Okay, this is the definition of ohm. And now this is the definition. Okay, you have to write down the definition of the Ohm's law and statement and definition of resistance here, written on the board, and SI unit and definition of 1 ohm. ओके, तो ये हमारा टॉपिक ओम्स लॉ जो है कंप्लीट हो गया, जिसमें जो है हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ के बाद जो है उसमें से रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस पढ़े, V और I के बीच ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट होती है, और जो है ये रेजिस्टेंस का ओम का डेफिनेशन हमने देख लिया, 1 ओम का कितना डेफिनेशन होता है, क्या वैल्यू होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमको ओम्स लॉ के पोर्शन में पढ़नी है। इसके बाद जो है हमको जो करना है वो देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग resistance of a conductor. रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास, ये हमें देखना है। तो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर पहला है, फिर दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड है मटेरियल, और फोर्थ है हमारा जो है टेम्परेचर। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनमें फैक्टर्स में हमारा है लेंथ। लेंथ कैसे अफेक्ट करता है, तो जान लीजिए रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब आप कहेंगे क्यों, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस होता क्या है पहले समझ लिया जाए। जब कोई कंडक्टर हो उसके क्रॉस हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, बैटरी लगाते हैं यानी कि, तो इसके अंदर जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं या कंडक्टिंग चार्ज कहें, वो सब एक फोर्स के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा या नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉनों को क्या करना शुरू कर देगा, अट्रैक्ट, और इधर से ये नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर से इलेक्ट्रॉनों को। इलेक्ट्रॉन ही मोबाइल चार्ज कैरियर या फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, तो ये रिपेल कर रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दिशा में भागना शुरू करते हैं। और जब भागेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है डेंसिटी। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से उसी भागम भाग में टकरा जाता है। तो जो ऑब्वियस है, आप ढेर सारे लोग एक ही दिशा में भाग रहे हों और उनमें से 2 लोगों में टक्कर हो जाए तो दोनों गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे फिर उठेंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे, तब तक बाकी लोग आगे जा चुके होंगे। तो वो टाइम ले सकते हैं, टाइम ले लेंगे कि नहीं, डिले कर देंगे कि नहीं, लेट हो जाएंगे। और आपको पता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकेंड जितने ज़्यादा संख्या में चार्ज पास होंगे उसमें करंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर क्या है, जैसे 2 चार्ज कोलाइड किए तो वो अब स्लो हो गए, फिर फोर्स लगेगा, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने टाइम क्या कर लिया, ज़्यादा कर दिया, डिले कर दिया, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम बढ़ेगा चार्ज के फ्लो का तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये जो चार्जेस का जो कोलिजन है, इसी की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, बाधा बन जा रही है
ऑब्स्टिकल हो जा रहा है, करंट स्मूथली फ्लो नहीं कर पा रहा है जितना फास्ट फ्लो करना चाहिए, और इसी ऑब्स्टिकल को कहते हैं रेजिस्टेंस। यही जो टकराने की वजह से जो स्लो डाउन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं हम रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस जो डेवलप होता है उसका जो काज है वो कोलिजन है। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे जिन वायर्स के रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं उनमें कोलिजन ज़्यादा होता है, और कोलिजन ज़्यादा होगा तो कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी डेवलप होता है। वही सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, हीट होते हैं, जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे आप प्रेस देख लीजिए, ठीक है, हीटर देख लीजिए, हीटर के वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो हीट होता है। अगर कम रेजिस्टेंस रहता तो वो हीट नहीं होता, स्मूथली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता। और रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब अंदर कोलिजन ज़्यादा होंगे उनमें, और जब कोलिजन ज़्यादा होगी तो करंट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और टक्कर की वजह से हीट जनरेट होता है, वही हीट हमको बाहर मिलता है हीटर में। ठीक है ना। अब बात आती है कि फिर लेंथ पे क्यों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों डिपेंड कर रहा है। आप सोचिए अगर कोई वायर इतना बड़ा है तो इसके जो टक्कर होने के चांसेस हैं, और कोई वायर जो बहुत बड़ा हो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों के टक्कर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए आप जो है ये छोटा वायर है, बचते बचाते यहाँ से यहाँ तक आ गया, नहीं टक्कर हुआ तो इसमें जो है रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन इसमें मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बच के आ गया, इधर कहीं टक्कर हो गया, तो जितनी लंबाई ज़्यादा होगी, जैसे हम लोग बहुत लंबी दूरी हो तो बाइक से कहते हैं जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उस पर जो लंबी दूरी पर एक्सीडेंट होने के चांसेस लंबा होगा, ज़्यादा होगा, और कम ही दूर जाना हो तो धीरे से बच के चले जाएंगे। तो यही चीज़ है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ बहुत बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि टक्करों की संख्या, टक्कर होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपने समझ लिया। दूसरा एरिया के, एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ये इस एरिया के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे वायर पतला होगा तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पतले सड़क पे जा रहे हैं तो टकराने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और अगर चौड़ी सड़क होगी, यानी कि खूब एरिया मोटा होगा, वायर खूब मोटा होगा, तो इधर उधर से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, टकराने से बच जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस, टक्करों की संख्या यानी टक्कर होने के चांस कम होंगे, और जब टक्कर नहीं होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ये हमारा होता है। अब बात आती है तीसरी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर की बात है तो टेम्परेचर जो होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोचिए क्या होगा यहाँ पर। अगर इस वायर का हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो ये इलेक्ट्रॉन होगा ना वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और तेज भागना शुरू कर देगा। और जब भागेगा तेज तो टकराने के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा। और जब ज़्यादा चांसेस होंगे टकराने के तो जितना ज़्यादा टक्कर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है ना। इसीलिए जो सुपर कंडक्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं वो 0 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पर ही अभी एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो बताइए अगर हमें कहीं वायर यूज़ करना है सुपर कंडक्टर, और उसका वो काम करेगा 0 डिग्री से नीचे पर, नहीं तो इंसुलेटर बन जाएगा, तो फिर हम उसको यूज कहाँ कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर। और चौथा है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसा है, रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमने लकड़ी ले लिया और उसमें करंट फ्लो कराना चाहते हैं, तो उसमें मोबाइल चार्ज कैरियर्स यानी फ्री चार्ज या कंडक्टिंग चार्ज हैं ही नहीं, तो फिर उनमें चार्ज कहाँ से फ्लो होगा, वो फ्लो ही नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत हाई होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस माना जाता है। जो इंसुलेटर होते हैं उन सब के बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम इनफाइनाइट के अप्रॉक्सीमेट मानते हैं। इनफाइनाइट एक बहुत बड़ी संख्या है जहाँ तक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनके रेजिस्टेंस बहुत लोअर होते हैं। और कुछ मटेरियल होते हैं जिनमें मॉडरेट जो है इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनके अंदर इनसाइड फ्री चार्ज, तो फिर वो स्मूथली जो है क्या करते हैं, करंट को फ्लो करते हैं। तो मटेरियल के नेचर पर कोई रूल नहीं है यहाँ पर, वो मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है।
जैसे सबसे बेस्ट जो है हमारा मटेरियल कंडक्टर जो है वो यहाँ पर है सिल्वर, चांदी जिसको हम कहते हैं, सिल्वर Ag, ठीक है ना, पर वो कास्टली है। कॉपर जो है सेकेंड बेस्ट कंडक्टर है, तो कॉपर को ही हम ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि कॉपर जो है इकोनॉमिकल भी है और बेहतर भी है, सिल्वर से थोड़ा सा ही कम बढ़िया कंडक्टर में। तो मटेरियल का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, टेम्परेचर का भी रूल है और एरिया और लेंथ का भी रूल है, इसमें हम कॉन्सेप्ट बता दिए। अब जो है अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A के। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये इसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिख लीजिए, फ्रीक्वेंट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो R जो है एक और टर्म में मिल गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक मटेरियल का फिक्स होता है, जैसे कॉपर है तो कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ से हमें जो है एक रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला मिल गया, R = ρL/A, जहाँ पर रो जो है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, L जो है लेंथ ऑफ वायर है और A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। तो अगली क्लास में जो है हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और करंट से जुड़े कुछ अन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।